नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये बच्चों, हम लोग अभी 11th क्लास के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है नमक का दारोगा उसे पढ़ रहे हैं। अब तक इस पर हमने 2-3 वीडियो बना चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो पिछले वीडियो नहीं देख रखे हैं तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, ताकि ये चैप्टर जो है आपको शुरू से समझ में आ सके। देखिए, अब तक हम लोगों ने पढ़ चुके हैं कि जो वंशीधर है, मुंशी वंशीधर, जो एक कहानी का मेन जो पात्र है, वो आलोपीदीन को, पंडित आलोपीदीन को जो है गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश करता है। और न्यायालय में जो पंडित आलोपीदीन है वो अपने धन बल पर क्या हो जाता है, वहाँ से रिहा हो जाता है, छूट जाता है। और जो वंशीधर है उसे नौकरी से हटा दिया जाता है। और वंशीधर अपने जब घर आता है तो उनके पिताजी उन पर खूब कुड़बुड़ाते हैं, बड़बड़ाते हैं। उनकी जो माताजी है उनके भी जो धार्मिक यात्राएं करने की कामनाएं थी, इच्छाएं थी, वो धूल में मिल गई, मिट्टी में मिल गई। और जो उनकी पत्नी थी उन्होंने तो उनसे कई दिनों तक सीधे मुंह बात भी नहीं करी। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पहले धन और धर्म का युद्ध होता है यमुना नदी के घाट पर, जहां पर मुंशी वंशीधर जो है पंडित आलोपीदीन को गिरफ्तार कर लेता है। वहां पंडित आलोपीदीन उसे रिश्वत देने की कोशिश करता है। वह रिश्वत जो है 1000 रुपये से शुरू होती है और 40,000 रुपये तक रिश्वत पहुंच जाती है। लेकिन जो वंशीधर है अपने धर्म पर अडिग रहता है, अपने कर्तव्य निष्ठता, अपनी ईमानदारी का परिचय देता है और पंडित आलोपीदीन को वहां गिरफ्तार कर लेता है। तो वहां पर जो धर्म था उसने धन को अपने पैरों तले क्या कर दिया, कुचल डाला, अर्थात उसे परास्त कर दिया। लेकिन जब उसे पंडित आलोपीदीन को पकड़कर न्यायालय में ले जाया गया तो वहां पंडित आलोपीदीन ने धन के बल पर जितने भी जो गवाह थे, जितने भी अधिकारी थे, उन्हें अपने पक्ष में कर लिया और एक बार वहां धर्म और धन में फिर ठन गई। लेकिन वंशीधर के पास अपनी ईमानदारी के अलावा और कुछ भी उसके साथ नहीं था। लेकिन पंडित जो आलोपीदीन है उसने अपने धन के बल पर वह मुकदमा क्या हो जाता है, जीत जाता है। उल्टे वंशीधर को वहां न्यायालय में भला बुरा सुनने को मिलता है और आखिरकार उसे अपनी ईमानदारी का फल ये मिलता है कि उसे नौकरी से हटा दिया जाता है। 7 दिन के अंदर ही उसे नौकरी से मुअत्तली यानी कि हट जाने का परवान मिल जाता है। और वह अपने घर जब पहुंचता है तो वंशीधर जो उसके पिताजी हैं वृद्ध मुंशी जी, वो पहले ही कुड़बुड़ा रहे थे कि जाते समय बच्चे को कितना समझाया था लेकिन एक ना सुनी। ऐसी औलाद से तो अच्छा है कि बे औलाद होता, ठीक है ना। सब ऐकारत गया, पढ़ाई लिखाई सब बेकार गई। तो वहां से हम लोग इतनी सब चीजें जो है अच्छे से पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इससे आगे की जानकारी पढ़ने वाले हैं। तो अपनी बुक निकाल लीजिए आप लोग, और बुक के अंदर जो ये 13 पेज है, 13 नंबर का जो पेज है उसके अंदर ये 2nd पैराग्राफ है, ठीक है। तो जो वंशीधर ने जिसे गिरफ्तार किया था पंडित आलोपीदीन को, उसे आज न्यायालय से छूट गया वो, ठीक है। लेकिन उसे ये एक सत्य की जानकारी हुई कि ये जो लंबी लंबी दाढ़ी रखते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त करने वाले जो अधिकारी वर्ग हैं, ये एक भी सच्चे आदर्श का पात्र नहीं है, ठीक है। वो सोच रहा है वंशीधर ने धन से वैर मोल लिया था। जो वंशीधर है उसने धन से शत्रुता की थी और उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से 1 सप्ताह बीता होगा, मुश्किल से 1 सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा। उसे नौकरी से हट जाने का ऑर्डर आ गया। कार्यपरायणता का दंड मिला, उसे अपनी कर्तव्य निष्ठा का क्या मिला, दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय, टूटे हुए हृदय से, शोक और खेद से व्यथित घर को चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले ही कुड़बुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था लेकिन इसने एक ना सुनी, सब मनमानी करता है। हम तो कलवार और कसाई के तगादे सहे, मतलब वृद्ध हो चुके हैं, पता नहीं कब वृद्धावस्था में मर जाएं, बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे हैं और वहाँ बस वही सूखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया, और आप ईमानदार बनने चले हैं। अरे घर में चाहे अंधेरा हो लेकिन मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। खेद है ऐसी समझ पर, पढ़ना लिखना सब ऐकारत गया। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी वंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुंचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो अपना सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं।
बहुत देर तक पछता पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही, और यदि वंशीधर वहाँ से टल ना जाते, यदि वहाँ से चले ना जाते, तो अवश्य ही ये क्रोध विकट रूप धारण करता और वृद्ध माता जी को भी दुख हुआ। उनकी जो जगन्नाथ और रामेश्वर की यात्राएं थी, यात्रा की जो कामनाएं थी वो मिट्टी में मिल गई, और पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह से बात भी नहीं की। ये परिवार के लोगों का जो चरित्र है ये उसे उजागर करने की कोशिश की गई है कि जब आपकी नौकरी लगती है, ओहदे पर जाते हो, किसी पद को प्राप्त करते हो, तो घर के लोग कितने खुश होते हैं कि उनकी वजह से आपको फ़ायदा मिलने वाला है। लेकिन जब उसे नौकरी से हटा दिया गया तो देखिए किस तरह से ये घर के लोग ही उसका साथ नहीं देते हैं। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया, एक सप्ताह और बीत गया। संध्या का समय था, शाम का वक्त था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। मुंशी जी यानी कि वंशीधर के जो पिताजी हैं वृद्ध मुंशी जी, वो राम नाम की क्या कर रहे थे, माला जप रहे थे। और इसी समय उनके द्वार पर एक सजा हुआ रथ आकर के रुका, एक सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे गुलाबी पर्दे, उस रथ के अंदर हरे गुलाबी रंग के पर्दे लगे हुए थे। पक्षीय बैलों की जोड़ी, यानी कि पश्चिमी, ये एक प्रजाति है बैलों की, पक्षीय बैलों की एक जोड़ी, उनकी गर्दनों में नीले धागे, उनकी जो गर्दन है उसमें नीले धागे, सींग जो थी, सींग के ऊपर पीतल से जड़े हुए थे सींग। कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ में थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े। अगवानी का मतलब है बेटा स्वागत करने के लिए, कि जो मुंशी जी हैं उनके स्वागत के लिए दौड़े। देखा तो पंडित अलोपी दीन है, देखा तो कौन था वो, पंडित अलोपी दीन था। उन्हें झुक करके दंडवत की, यानी कि झुक करके और उनको प्रणाम किया, ठीक है, दंडवत की, और लल्लो चप्पो की बातें करने लगे, मतलब चापलूसी करने लगे। लल्लो चप्पो की बातें करना मतलब चापलूसी करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं, आपको कौन सा मुंह दिखावें। मुंह में तो कालिख लगी हुई है। क्यों लगी हुई कालिख? क्योंकि वृद्ध मुंशी जी के जो बेटे थे वंशीधर, उसने उन पंडित आलोपीदीन को गिरफ्तार कर लिया था। इस वजह से ये इस तरह की बात कर रहा है कि मुंह पर तो कालिख लगी हुई है, किंतु क्या करें, लड़का अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे पर ऐसी संतान ना दे। मतलब जो वृद्ध मुंशी जी हैं वो अपने बेटे वंशीधर के बारे में भला बुरा कहते हैं, और पंडित आलोपीदीन के सामने वो चापलूसी किस्म की बातें करता है। लेकिन आलोपीदीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा ना कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ। आलोपीदीन ने वात्सल्यपूर्ण एक प्रेमपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकें। वो कहते हैं कुल तिलक, यानी कि कुल का जो तिलक, नाम रोशन करने वाले और पुरुषों की कीर्ति को बढ़ाने वाले संसार में इतने ऐसे कितने धर्मनिष्ठ मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। पंडित आलोपीदीन ने वंशीधर से कहा, दारोगा जी, इसे खुशामद ना समझिए, इसे आप जी हजूरी चापलूसी ना समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत ना थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पद अधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर और उसे छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं, कि मुझे एक आज्ञा दीजिए कि मैं आपसे कुछ विनम्रता कर सकूं, कुछ कह सकूं। वंशीधर ने आलोपीदीन को जब आते हुए देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान के साथ। भाई पहली बार जब आया है तो उसने सत्कार किया, सम्मान किया, लेकिन अभिमान से। उसे ऐसा लगा कि हो सकता है अपमानित करने आया है। समझ गए कि ये माँ से मुझे लज्जित करने और जलाने के लिए आए हैं। क्षमा प्रार्थना करके
कर चेष्टा नहीं की, मतलब उनसे माफ़ी वगैरह मांगने की कोशिश नहीं की, वरन उन्हें अपने पिता की ये जो ठकुर सुहाती की बात जो थी, ये जो चापलूसी किस्म की उनके पिताजी बात कर रहे थे, ये भी उन्हें असहनीय सी प्रतीत हुई। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की जो मैल है वो मिट गई। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, उनकी आंखों में सद्भावना झलक रहा था। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया, मतलब पहले अभिमान पूर्वक बात कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने देखा कि ये तो पंडित अलोपीदीन जो हैं मुझे अपमानित करने नहीं आए बल्कि खुद ही शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। इसलिए गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया और शर्माते हुए बोले, ये आपकी उदारता है, यह आपका बड़प्पन है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अविनय हुआ है या अविनम्रता हुई है उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ, जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर। आलोपीदीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। वंशीधर बोला, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें कोई भी त्रुटि ना होगी, कोई भी कमी नहीं होगी। आलोपीदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक ये सवाल पूरा ना कीजिएगा द्वार से ना हटूंगा। मुंशी वंशीधर ने उस कागज़ को पढ़ा तो कृतज्ञता से, देखिए दो शब्द होते हैं बच्चों, एक कृतज्ञता और एक कृतज्ञता, एक तो एहसान को मानने वाला और एक एहसान फरामोश। तो ये जो कृतज्ञता शब्द है यानी कि उसके एहसान को मानने वाला। तो मुंशी वंशीधर ने उस कागज़ को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। पंडित आलोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियत किया था, उसे अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर दिया। 6,000 रुपये वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने के लिए बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूं। आलोपीदीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही ज़रूरत है। अगर तुम चाहते हो, तुम मानते हो कि तुम योग्य मनुष्य नहीं हो, तो मुझे अपने इस काम के लिए एक अयोग्य मनुष्य की ही ज़रूरत है। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यो मैं आपका दास हूँ। आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में ना विद्या है, ना बुद्धि है, ना वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की ज़रूरत है। आलोपीदीन ने कलम दान से कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, ना मुझे विद्वता की चाह है और ना अनुभव की, ना मर्मज्ञता की, ये कार्य कुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। ये कलम लीजिए, अधिक सोच विचार ना कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव उसी नदी के किनारे वाला बेमुरौवत, उद्दंड, कठोर किंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। और इस तरह पंडित आलोपीदीन ने अपनी सारी जायदाद का उसे स्थायी मैनेजर क्या कर दिया, नियुक्त कर दिया। वंशीधर की आंखें डबडबा आई, यानी कि उनकी आंखों से आंसू आने लगे। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए और आलोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें अपने गले लगा लिया। तो बच्चों, इस तरह से जो धर्म की क्या होती है, अंत में जीत होती है। ठीक है, तो यहाँ पंडित आलोपीदीन जो हैं उसके जो दो व्यक्तित्व हैं वो हमारे सामने आते हैं। पहला एक भ्रष्ट व्यक्तित्व जो अपने धन के बल पर चाहे जैसा काम करने को तैयार रहता है, करा लेता है, और दूसरा वो गुणों को ग्रहण करने वाला, गुणों को समझने वाले व्यक्तित्व के रूप में हमारे सामने आता है। तो यहाँ इस तरह से धर्म की क्या होती है, विजय होती है। यहाँ ये चैप्टर बिल्कुल समाप्त होता है। अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे
आप लोगों को ये सभी जो उत्तर हैं इनके वो एक PDF फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। आप पूरे चैप्टर को ढंग से समझने की कोशिश करें और उसके बाद में ही आप क्वेश्चन आंसरों को करने की कोशिश करना, ठीक है। तो देखिए, कहानी का कौन सा पात्र है जो आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है और क्यों करता है, सबसे अधिक क्यों प्रभावित करता है। तो आप इसके अंदर ये लिख सकते हो बच्चों कि इस कहानी के अंदर जो मुंशी वंशीधर नामक पात्र है वो हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। और क्यों करता है? क्योंकि वह ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा और अपने दृढ़ निश्चय के कारण से वह अपने कर्तव्यों को निभाता है, ठीक है। इसलिए वह हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। तो आप बड़े आसानी से लिख सकते हो कि हमें इस कहानी का जो वंशीधर नामक पात्र है वो सबसे अधिक क्या करता है, प्रभावित करता है, क्योंकि वो कर्तव्यनिष्ठ है और ईमानदार है, ठीक है। वह नमक जैसे विभाग में भी नियुक्त होने पर और कभी भी रिश्वत नहीं लेता है और पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करता है। इसलिए जो वंशीधर नामक पात्र है उससे हम सबसे अधिक क्या हैं, प्रभावित हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है, नमक का दारोगा कहानी में पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू या पक्ष उभर कर आते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन हम शुरू से ही करते हुए आ रहे हैं कि इस कहानी में पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व के दो पक्ष उभर कर आते हैं। कहानी के आरंभ से लेकर और मध्य तक, कहानी के आरंभ से लेकर मध्य तक उनका एक भ्रष्ट व्यक्तित्व हमारे सामने उजागर होता है, जिन्हें अपने धन पर जो अखंड विश्वास होता है, उसे ये विश्वास होता है कि वह अपने धन के बल पर किसी भी असंभव कार्य को संभव कर सकता है। दूसरा जो उनका व्यक्तित्व है वो कहानी के अंत में उनका एक गुणग्राही व्यक्तित्व हमें नजर आता है, जिन्होंने वंशीधर के गुणों से प्रभावित होकर के और उन्होंने उसे अपनी समस्त जायदाद का एक स्थायी मैनेजर नियुक्त कर दिया। तो आप क्या कह सकते हो भाई, दो व्यक्तित्व नजर आ रहे हैं, भ्रष्टाचार से युक्त एक व्यक्तित्व और एक गुणों को ग्रहण करने वाला, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी ना किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ से उस अंश को उद्धृत करते हुए बताइए कि यह समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं। तो पहले क्वेश्चन करिए, समझने की कोशिश करो। ये 3 नाम दे रखे हैं और ये कह रहा है कि ये समाज की किसी ना किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। तो इन पात्रों के संदर्भ में पाठ में उस अंश को उद्धृत करते हुए बताइए कि समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं। जैसे वृद्ध मुंशी जी हैं, तो जो वृद्ध मुंशी जी हैं बच्चों, वह समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार का परिचय मिलता है। जो वृद्ध मुंशी जी हैं उनसे समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार का परिचय मिलता है। जब वृद्ध मुंशी जी के बेटे वंशीधर नौकरी की तलाश में घर से निकलते हैं तो वृद्ध मुंशी जी उन्हें रिश्वतखोरी के बारे में खुलकर पाठ पढ़ाते हैं और कहते हैं कि बेटा, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, ये तो पीर का मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर होनी चाहिए, ठीक है। जो वेतन होता है वह तो पूर्णमासी का चांद होता है, महीने में एक बार दिखाई देता है और महीने के अंत तक घटते घटते लुप्त हो जाता है। लेकिन जो ऊपरी आय है वह बहता हुआ स्रोत होता है और उसी से प्यास बुझती है। इस तरह वो रिश्वतखोरी के बारे में खुल करके और बताता है, शिक्षा देता है, ठीक है। दूसरे नंबर पर जब बात हो रही है वकील, तो वकीलों के माध्यम से ये उजागर हुआ है कि भाई वकीलों का काम ये है न्याय दिलाना। वकीलों का मुख्य काम क्या है? न्याय दिलाना। लेकिन वकील भी इतने भ्रष्ट हो गए हैं कि उन्हें न्याय और अन्याय से कोई सरोकार नहीं है। वो धन के बल पर जो दोषी व्यक्ति होता है उसे निर्दोष साबित कर देते हैं और जो निर्दोष व्यक्ति होता है उसे दोषी या अपराधी साबित कर देते हैं। तो यहाँ वकीलों के माध्यम से समाज में ये उजागर होता है कि जो वकील हैं वो भी कितने भ्रष्ट हो चुके हैं, ठीक है। उनसे समाज में किस तरह से अन्याय फैला हुआ है। तीसरे नंबर पर है शहर की भीड़। तो जो शहर की भीड़ है
उसके माध्यम से यह उजागर किया गया है कि शहर की भीड़ को दूसरों के दुख दर्दों से कोई सरोकार नहीं होना, उन्हें तो देखने के लिए कोई ना कोई तमाशा चाहिए। जब शहर के अंदर आलोपी को गिरफ्तार किया गया तो उस समय रात हो रही थी, लेकिन लोगों की जीभ जाग रही थी, अर्थात रातों ही रात पंडित आलोपी की गिरफ्तारी की जो बातें हैं पूरे शहर के अंदर फैल गई थी और उसे देखने के लिए छतों और दीवार का भेद समाप्त हो गया। कदाचित मेलों में इतनी भीड़ नहीं लगी, इतने जो व्याकुल हो गए उसे देखने के लिए। तो कहने का मतलब है शहर की जो भीड़ है वो तमाशबीन है, उन्हें लोगों के दुख दर्दों से कोई सरोकार नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। तो ये देखिए क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, हम लोग शुरू से चर्चा करते आ रहे हैं, ज़्यादा टफ है नहीं बच्चों, तो हम लोग इसे याद करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, देखिए ये आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आंसर आएंगे वो इस टाइप में आएंगे। जैसे पैराग्राफ दे दिया आपको, ये जो चौथा क्वेश्चन है पैराग्राफ दे रखा है और उसके बाद में इसमें 3 क्वेश्चन लिख रखे हैं। इसी ढंग के क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम में आने वाले हैं। एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उस पैराग्राफ के अंत में 3-4 क्वेश्चन होंगे जिनका उत्तर आपको लिखना होगा, ठीक है। तो देखिए, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, ये तो पीर का मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए, ये क्वेश्चन है। अब ये कह रहे हैं कि यह किसकी उक्ति है, तो आप जानते हो यह वृद्ध मुंशी जी की उक्ति है। यह उक्ति किसकी है? यह उक्ति वंशीधर के जो वृद्ध पिताजी हैं उनकी है। वंशीधर के जो पिताजी हैं वृद्ध मुंशी जी, उनकी ये उक्ति है। दूसरा क्वेश्चन है, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है? भाई जिस तरह पूर्णमासी का चंद्रमा महीने में एक बार दिखाई दे रहा है और महीने के अंत तक घटते घटते लुप्त हो जाता है, तो उसी तरह जो वेतन होता है वो महीने में एक बार दिखाई देता है, लेकिन महीने के अंत तक घटते घटते समाप्त हो जाता है। यही कारण है कि जो वेतन है उसे पूर्णमासी का चांद कहा गया है। नेक्स्ट है, क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं? तो आप ये ध्यान रखिए कि वृद्ध मुंशी जी ने अपने पुत्र वंशीधर को रिश्वतखोरी का जो पाठ पढ़ाया और उसे रिश्वतखोरी के लिए खुलकर के जो उपदेश दिए, इस बात से हम बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं, क्योंकि एक पिता का यह वक्तव्य बिल्कुल भी उचित नहीं है। कोई भी पिता अपने पुत्र को, अपने बेटे को गलत रास्ते पर जाने की शिक्षा नहीं देता है, ठीक है। तो आप ये कहेंगे, क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं? तो हम एक पिता के इस वक्तव्य से बिल्कुल सहमत नहीं हैं। क्लियर सभी को? तो ये देखिए, अभी क्वेश्चन आंसर चल रहा है, समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि चैप्टर इतने अच्छे से पढ़ा हम लोगों ने कि मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को 1 भी % किसी चीज़ में डाउट होगा। बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हो रही हैं। यहाँ देखिए, नमक का दारोगा कहानी है, इसके कोई 2 अन्य शीर्षक बताते हुए उसके आधार को भी स्पष्ट कीजिए। अब भाई नमक का दारोगा कहानी है, तो आप इसमें यह भी कह सकते हैं सत्य की जीत, ईमानदार दारोगा, धन पर धर्म की जीत, ऐसे बता सकते हैं ना। कोई भी 2 टाइटल और बताने हैं तो आप ये कह सकते हो ईमानदार दारोगा। अब आधार क्या है कि जब यमुना नदी के घाट पर पंडित आलोपी को वंशीधर ने उनकी गाड़ियों के साथ उसे रोका, तो पंडित आलोपी ने उसे रिश्वत देने की कोशिश करी और 40,000 रुपये रिश्वत के तौर पर देने को तैयार हो गया, लेकिन जो वंशीधर हैं उस रिश्वत को स्वीकार नहीं करता है और उसे गिरफ्तार कर लेता है। इस तरह ये जो टाइटल है, इसका एक जो शीर्षक है वो ईमानदार दारोगा भी हो सकता है। क्या हो सकता है? ईमानदार दारोगा। फिर कह रहे हैं कि भाई सत्य की जीत, तो आप ये कह सकते हैं कि वंशीधर ने आलोपी को गिरफ्तार किया, ठीक है, लेकिन आलोपी ने अपने धन के बल पर भले ही उसे नौकरी से हटा दिया, किंतु अंततः जो पंडित आलोपी है वो धर्म के सामने झुकता है और वंशीधर की ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे अपनी समस्त जायदाद का एक स्थायी मैनेजर नियुक्त कर देता है और अंततः सत्य की क्या होती है? जीत होती है। इसलिए इसका जो शीर्षक है सत्य की जीत, ये भी बिल्कुल उचित है। तो ये कह रहा है कि भाई इस नमक के दारोगा कहानी के और शीर्षक क्या क्या हो सकते हैं, तो ये मैंने बताए ना। इस तरह से आप भी सोचो और क्या क्या हो सकते हैं, आप वो भी नोट कर सकते हो। जरूरी नहीं मैं जो बता रहा हूं यही आप लिखें, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, जैसे पाठ के ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, कहानी के अंत में
आलोपी दिन के वंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। आप इस कहानी का अंत किस प्रकार करते? देखिए, कहानी के अंत में आलोपी दिन के वंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तो आप कहेंगे कि जो पंडित आलोपी दिन है वो शहर का बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति था, लाखों रुपयों का लेन देन होता था। चूंकि वह खुद एक भ्रष्ट व्यक्ति था, इसलिए उसका जो मेलझोल था वो ऐसे ही भ्रष्ट लोगों के साथ रहा होगा। यही कारण है कि पंडित आलोपी दिन को किसी भी व्यक्ति पर विश्वास नहीं रहा होगा और उसे अपने कारोबार को संभालने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होगी जो बिल्कुल ईमानदार हो, कर्तव्यनिष्ठ हो, धर्मपरायण हो। जब वंशीधर को उसने देखा तो वो सारे गुण उसके अंदर विद्यमान थे और यही कारण है कि उसने वंशीधर को अपनी जो जायदाद थी उसका स्थायी मैनेजर क्या कर दिया? नियुक्त कर दिया। अगर हम इस कहानी का अंत करते तो हम भी इसी तरह करते कि वंशीधर की जो ईमानदारी है उसे ही हम लोग उजागर करते अंत में, क्योंकि ये कहानी एक यथार्थवादी आदर्श उन्मुखी कहानी है। समाज में एक सच्चे आदर्श की स्थापना करने के लिए इस कहानी का अंत सत्य की जीत के साथ ही करते। नेक्स्ट है बच्चों, दारोगा वंशीधर गैर कानूनी कार्यों की वजह से पंडित आलोपी दिन को गिरफ्तार करता है, लेकिन कहानी के अंत में इसी पंडित आलोपी दिन की सहृदयता पर मुग्ध होकर उसके यहाँ मैनेजर की नौकरी को तैयार हो जाता है। आपके विचार से वंशीधर का ऐसा करना उचित था? आप उसकी जगह होते तो क्या करते? देखिए, दारोगा वंशीधर जो है गैर कानूनी कार्यों की वजह से पंडित आलोपी दिन को गिरफ्तार करता है, लेकिन अंत में आलोपी दिन जो है उसे अपनी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर देता है। ठीक है, अगर जो ये कहता है आपके विचार से वंशीधर का ऐसा करना उचित था क्या? तो हमारे विचार से वंशीधर का ऐसा करना बिल्कुल उचित नहीं था, क्योंकि वंशीधर एक ईमानदार व्यक्ति था, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति था और आलोपी दिन जो एक भ्रष्ट और बेईमान व्यक्ति था। और जो व्यक्ति जिसके साथ जैसे रहता है लोग उसके बारे में भी वैसा ही सोचना शुरू कर देते हैं। और वंशीधर जो है अगर आलोपी दिन के यहाँ नौकरी करता तो धीरे धीरे उसके अंदर भी हो सकता है वो बुराइयां उसके अंदर आ जाती। ठीक है, अगर हम उसकी जगह होते तो हम ऐसा काम बिल्कुल नहीं करते और हम पंडित आलोपी दिन को साफ साफ कह देते कि आपका जो काम है, आपका जो व्यक्तित्व है वो हमारे व्यक्तित्व से मेल नहीं खाता है, इसलिए हम आपके यहाँ नौकरी नहीं कर सकते। ऐसे आपको कल्पना करके बतानी है। नमक विभाग के दारोगा पद के लिए बड़ों का जी ललचाता था। वर्तमान समाज में ऐसा कौन सा पद होगा जिसे पाने के लिए लोग लालायित रहते होंगे और क्यों? भाई, वर्तमान समय में आयकर है, इनकम टैक्स विभाग है, बिक्री कर है, ठीक है, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट है, ठीक है, या फिर पुलिस विभाग है, या फिर जो आरटीओ वाले होते हैं ये वाला विभाग है, या आप ये कह सकते हो कि जो खाद्य सामग्री की जांच करने वाले लोग होते हैं वो विभाग है। ऐसे बहुत सारे विभाग हैं जिनके अंदर ऊपरी आमदनी जो है उसकी कोई कमी नहीं है, ऊपरी आमदनी का काम जो है बड़ी आसानी से हो सकता है। तो इस तरह से आप लोग इन पदों के नाम लिख देंगे। अपने अनुभवों के आधार पर बताइए कि जब आपको आपके तर्कों ने आपके भ्रम को क्या कर दिया? पुष्ट कर दिया। यानी कि हमारे तर्क जो हैं, हमारे तर्क ने हमारे भ्रम को क्या करा हो? स्पष्ट किया हो। तो देखिए, यहां हम लोग इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। हमारे मन में जब किसी विषय के बारे में भ्रम उत्पन्न हो जाता है तो हमारा मन उस विषय के संबंध में स्वयं तर्क वितर्क करने लगता है और मन उस विषय से संबंधित जो भ्रम है उसको दूर करने लग जाता है। और इसी क्रम में मुझे बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोगों को देखकर क्या हो जाता है? भ्रम हो जाता है। और जब मैं अपने एक सफ़ेद पोशी घनिष्ठ मित्र से मिलता था तो उसकी बड़ी बड़ी आदर्शवादी बातों को सुनकर लगता था ये कितना अच्छा व्यक्ति है, लेकिन जब भी उसे अवसर मिलता था तो वो बेईमानी या भ्रष्ट आचरण करने से बाज नहीं आता था। तो इस तरह से मेरा जो तर्क था उस तर्क ने मेरे भ्रम को क्या कर दिया? दूर कर दिया। इस तरह से आप ये लिख लेंगे। पढ़ना लिखना सब ऐकारत गया। वृद्ध मुंशी जी द्वारा
यह बात एक विशिष्ट संदर्भ में कही गई थी। अपने निजी अनुभवों के आधार पर बताइए जब आपको पढ़ना लिखना व्यर्थ लगा हो। देखो, जब आपने कोई ऐसी घटना देखी हो जब पढ़ना लिखना व्यर्थ गया हो। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति किसी रिक्शे वाले से, किसी कुली से या किसी मजदूर से बदतमीजी से बातें करता हुआ दिखाई दे तो उस पढ़े लिखे व्यक्ति का पढ़ना लिखना सब व्यर्थ है। तो आप ऐसा कोई भी अनुभव, एक्सपीरियंस आप इसमें बता सकते हो, स्वतंत्र हो आप इसमें लिखने के लिए, ठीक है। जब आपको पढ़ना लिखना सार्थक लगाओ कि देखो रिक्शे वाले, झाड़ू पोछा करने वाले या कई गरीब ठेली चलाने वाले बच्चों के आईएएस अफसर बन जाते हैं, तो उनका पढ़ना लिखना क्या हुआ, सार्थक हुआ, ऐसे आप बता सकते हो। पढ़ना लिखना को किस अर्थ में प्रयुक्त किया गया है, साक्षरता अथवा शिक्षा, क्या आप इन दोनों को समान मानते हैं? देखो, पढ़ना लिखना जो है एक तरह से पढ़ाई लिखाई करने के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसमें साक्षरता और शिक्षा जो है ये दोनों अलग हैं। साक्षरता का मतलब होता है अक्षर ज्ञान हो जाना, लेकिन शिक्षा का मतलब होता है किसी विषय का गहन अध्ययन करना और उसकी जानकारी प्राप्त करना। ये क्या कहलाती है, शिक्षा कहलाती है। हम इन दोनों को समान नहीं मानते क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। वाक्य में समाज में लड़कियों की स्थिति को किस वास्तविकता में प्रकट किया गया है? भाई, समाज में लड़कियों को जो है बोझ माना जाता है। माँ बाप जो होते हैं ये चाहते हैं कि उनकी लड़कियों की शादी जल्दी हो जाए और उनका बोझ जितना जल्दी हो सके वो कम हो जाए, ठीक है। इसीलिए एक कहानी के अंदर है कि जब मुंशी जी हैं वो इस बात को कहते हैं कि लड़कियाँ घास फूस की तरह बढ़ रही हैं, तो उनके बोझ के बारे में बात हो रही है, ठीक। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आंसर आप लोग कर सकते हैं बच्चों। सभी प्रश्न आसानी से पढ़ने हैं, आप लोगों को सीखने हैं, याद करने हैं। बाकी आप लोगों को पीडीएफ फॉर्म में ये सारे क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। उन्हें आपको अपनी नोटबुक में उतारने हैं, लिखने हैं। आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली बार एक नए चैप्टर को लेकर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।